देखो देखो डिफिनिट इंटीग्रेशन वाले पहले एक्सरसाइज में हम क्या बताए थे, बोले थे कि मान लो कि एक फंक्शन है स्मॉल एफ एक्स। देखो डिफिनिट इंटीग्रेशन का पहला एक्सरसाइज का पूरा एकदम डिटेल हम चर्चा किए हैं 4 दिन, और चारों दिन का वीडियो बना हुआ है और डला हुआ है यूट्यूब पे। तो जिसका क्लास छूट गया वो जरूर देख लेना, नहीं भी देखोगे तो एनसीईआरटी से डिफिनिट इंटीग्रेशन का पहला एक्सरसाइज का चर्चा हम करेंगे, ठीक है। तो काम चल जाएगा बोर्ड के लिए। तो यहाँ पर देखो बात क्या बोल रहे हैं, अगर एक फंक्शन है स्मॉल एफ एक्स और इसका इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू अगर मान लो कि एक फंक्शन है एच एक्स क्यू एक्स कैपिटल एफ एक्स कुछ भी मान लो। देखो अगर फंक्शन अगर एफ एक्स का रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन निकालोगे, इंटीग्रल निकालोगे तो वही एक्स का ही फंक्शन होगा। तब मान लेते हैं कि एक स्मॉल एफ एक्स एक फंक्शन है, कोई स्मॉल एफ एक्स फंक्शन है जिसका इनडिफिनिट इंटीग्रेशन निकालने पे कैपिटल एफ एक्स उसका वैल्यू आया। जैसे मान लो एग्जांपल ले लो, मान लो एक कॉस एक्स है, कॉस एक्स, तो ये स्मॉल एफ एक्स की जगह पे यहाँ क्या है, स्मॉल एफ एक्स की जगह पे कॉस एक्स है। देखो तो इसका इंटीग्रेशन निकालोगे तो कितना होगा, तो ये साइन एक्स वास्तव में कैपिटल एक्स एफ एक्स का वैल्यू है। कैपिटल एफ एक्स क्या है, स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रल यानी कि साइन। यही बात हम बताना चाह रहे हैं। कोई एक फंक्शन है स्मॉल एफ एक्स और उसका इंटीग्रेशन निकाले और निकालने के बाद कैपिटल एफ एक्स आ गया, ऐसा मान लिए हैं हम, मान लो, ठीक है, समझिए बात को। तो अगर यदि स्मॉल एफ एक्स का इनडिफिनिट इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स के बराबर है तब एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू जो होगा, एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू लिमिट ए से बी तक, लोअर लिमिट ए है अपर लिमिट बी तक, इसी को बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट इंटीग्रेशन में लिमिट लगा हुआ रहता है, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो अगर इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू कैपिटल एफ एक्स है तो इसका इस डिफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू जो होगा, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन जो है उसको ऐसे रख देना, और रखने के बाद ऐसे थर्ड ब्रैकेट में बंद करना बड़ा कोष्ट में, और फिर आप लोअर लिमिट यहाँ और अपर वैल्यू यहाँ, और इसका वैल्यू जो होगा अगले स्टेप में लिखेंगे कैपिटल एफ और एक्स के जगह पे अपर वैल्यू देना और बीच में देना माइनस, फिर लिखना कैपिटल एफ और एक्स के जगह फिर स्मॉल। ये सब सारा बात हम पढ़ चुके थे पहले। जैसे मान लो कि अगर तुमसे पूछेगा कि बताओ π/3 है, यहाँ दे दे π/4, बोलेगा कि इसका वैल्यू निकाल के बताओ, इसका बोलेगा कि निकालो कि इसका वैल्यू क्या होगा ऐसे। तो सबसे पहले तुम क्या करना, इस cos x dx का इंटीग्रेशन इनडिफिनिट इंटीग्रल याद करना। तो इसका इनडिफिनिट इंटीग्रेशन क्या था, साइन एक्स था, यही थर्ड ब्रैकेट में रख देना इसे, और फिर लोअर लिमिट यहाँ रखना, अपर वैल्यू यहाँ रखना, और एक बार क्या करना, अपर वैल्यू निकालना उस इनडिफिनिट इंटीग्रल का, और फिर लोअर लिमिट निकालना और बीच में माइनस देना, यानी कि साइन लोग लिखोगे और एक्स के जगह पे π/4, बीच में माइनस साइन π/3, वैल्यू रख दो साइन π/4 मतलब साइन 45, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और साइन 60 √3/, और फिर एलसीएम ले लो, वही आंसर, यही आंसर। आगे समझे, बस यही ना करते थे कि और कुछ करते थे। यहां हम लिखे हैं tan स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस, चलो 5 ले लिए इतना, यहाँ लिख देते हैं मान लो, अच्छा यहाँ कुछ और ले लेते हैं, चलो e⁻x ले लिए, यहाँ 0 से 1, इसका वैल्यू पूछ रहा है तुमसे, इसको आई मान लेते हैं। वैसे ही करोगे ना, सबसे पहले इनडिफिनिट इंटीग्रेशन निकालोगे, तब थर्ड ब्रैकेट में इनडिफिनिट इंटीग्रेशन निकालो, e⁻x का एक्स स्क्वायर का 3x का 3 बाहर और x का 2 प्लस 5 का लिमिट यहाँ रख, एक बार अपर वैल्यू रखो। तुम इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे सर को, ठीक है ना, ठीक, एक रखो e⁻1 1 रखो, यहाँ 1 का क्यूब 1 ही होगा ना, 3 1 का स्क्वायर 1 ही होना ना, प्लस 5 अपर वैल्यू रख दिए, माइनस अपने मन से, डिफिनीशन ही परिभाषा ही है, डिफिनिट इंटीग्रेशन का ही परिभाषा है, बीच में माइनस 1 रखो, 0 रखोगे तो e⁻0 किसी चीज पे पर 0 बराबर 1, आई 0 रखोगे तो 0/3 0 पूरा खत्म, यही आंसर हो जाएगा। अगले स्टेप में तीनों को एक साथ कर लेना, सारा नंबर को एक साथ जोड़ लेना, इसको अलग रख देना। आगे समझ, तो ये तो कर लिए थे पहले ना।
आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि कुछ इंटीग्रल ऐसा होता है ना जिसको आसानी से फाइंड नहीं किया जा सकता है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन नहीं निकाला जा सकता है। बहुत सारा ऐसा फंक्शन है जिसका इनडिफिनिट इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते हो, लेकिन उसका डिफिनिट इंटीग्रेशन तुम निकाल सकते हो बाय यूजिंग सम प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टी का यूज करके। ठीक है, डिफिनिट इंटीग्रेशन हर फंक्शन का निकाल पाना संभव नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे फंक्शन है जिसका डिफिनिट इंटीग्रेशन हम आसानी से निकाल सकते हैं कुछ प्रॉपर्टी का यूज करते हुए। वो प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, हिंदी में बोल रहे हैं निश्चित समाकलन के गुण धर्म। ठीक है, निश्चित समाकलन, डिफिनिट इंटीग्रेशन को हिंदी में बोलते हैं निश्चित समाकलन। ठीक है, निश्चित क्यों? क्योंकि वहां कांस्टेंट सी नहीं होता था। याद करो अनिश्चित क्यों बोलते थे? क्योंकि उसका वैल्यू बदलता था, सी के वैल्यू पे निर्भर करता था। तो निश्चित समाकलन के कुछ गुण धर्म होता है, प्रॉपर्टीज होता है, उसी की बात करेंगे। तब पहला प्रॉपर्टी क्या है देखना। पहला प्रॉपर्टी क्या है कि एक फंक्शन है स्मॉल एफ एक्स, यहाँ लोअर लिमिट है ए, अपर लिमिट है यहाँ बी। यहाँ तो इसको तुम क्या कर सकते हो, देखो किसके रेस्पेक्ट में फंक्शन एफ एक्स किसका फंक्शन, एक्स का, तो किसके रेस्पेक्ट में होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में। बोलते तो वही एक्स के रेस्पेक्ट में लिखते हैं डीएक्स, पहले भी बोले थे। तो ये एक्स का फंक्शन है तो एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, लोअर लिमिट है ए, अपर लिमिट है बी, यही है। तो इसको तुम क्या कर सकते हो, अपने मन से तुम वेरिएबल को बदल सकते हो, वेरिएबल को बदल सकते हो। डिफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू नहीं बदलेगा। मतलब तुम चाहो तो इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, एफ जेड अगर कर दिए तो इसका भी वैल्यू उतना ही आएगा, इसका भी उतना ही, इसका भी उतना ही। अगर ऐसे कर दे एफ फाई डी फाई और यहाँ कर दो ए से बी, तब वेरिएबल बदलने पर डिफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू नहीं बदलता है, अगर तुम लिमिट वही रखे हुए तो। क्यों? परिभाषा पे चलते हैं। देखो परिभाषा के अनुसार इसको मान लेते हैं कि एफ एक्स जो स्मॉल एफ एक्स है ना, स्मॉल एफ जो है ना, स्मॉल एफ जो है उसका इंडिफिनिट इंटीग्रेशन कैपिटल एफ है। मतलब एक फंक्शन है स्मॉल एफ, एक फंक्शन कोई रहा होगा जैसे मान लो साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, tan फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, कोई फंक्शन है। अब किसका फंक्शन है वो नहीं बोल रहे हैं, बस फंक्शन है। तो अगर एक फंक्शन है स्मॉल एफ और जिसका इंटीग्रल वैल्यू यानी कि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू कैपिटल एफ है, ऐसा मान रहे हैं हम। अगर ऐसा तुम मान रहे हो तब बताओ इसका फिर वैल्यू निकालोगे इसका तब बताओ कैसे। हम तो मानेंगे कैपिटल एफ, तो ये स्मॉल एफ एक्स फंक्शन है और बोल रहे हैं स्मॉल एफ का इंडिफिनिट इंटीग्रेशन कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे, तो वो फंक्शन तो एक्स का ही आएगा 100%। एक्स का फंक्शन है तो उसका इंडिफिनिट इंटीग्रेशन भी निकालेंगे तो क्या होगा, स्मॉल एफ का फंक्शन। तो ये फंक्शन क्या निकला, ही स्मॉल एफ एक्स का इंडिफिनिट इंटीग्रल हम मान रहे हैं कैपिटल एफ एक्स, ऐसा माने हैं। ठीक है, और लोअर लिमिट फिर यहाँ रखते थे ए, अपर लिमिट बी, अब फिर डिफिनीशन लगाते थे परिभाषा। तो परिभाषा क्या कहता है कि एक बार जो इंटीग्रेशन आया है उसमें एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट और बीच में माइनस। तो देखो इसका वैल्यू इतना आ गया, यही आ गया ना, एक्स तो गायब हो गया ना। अगर इसका निकालोगे, देखो बाकी सब मिटा देते हैं फिलहाल के लिए, इसका अगर निकालोगे तो देखो कैपिटल एफ स्मॉल एफ का हम इंडिफिनिट इंटीग्रेशन कैपिटल एफ माने, लेकिन वो अगर टी का फंक्शन है तो यहाँ भी टी का फंक्शन ही आएगा। और फिर लोअर लिमिट रखोगे ए, अपर लिमिट बी, एक बार अपर लिमिट दो परिभाषा में, एक बार लोअर लिमिट। देखो क्या दोनों सेम है क्या। तो हम यही बोल रहे हैं कि वेरिएबल बदलने पर डिफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू नहीं बदलता है, इस बात को याद कर लो। देखो मान लो कभी ऐसे रहे साइन जेड डी जेड और लिमिट रहे मान लो 0 से π/2, तो इसको तुम ऐसे भी लिख दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, 0 से π/2। अब वेरिएबल बदल के तुम x कर दो, y कर दो, z कर दो, ये दोनों का वैल्यू बराबर होगा। मतलब वेरिएबल बदलने पर डिफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू नहीं बदलता है। फंक्शन मत बदलना, लिमिट मत बदलना, वेरिएबल सिर्फ बदलना। z को तुम x कर दो, y कर दो, t कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन उसी के रेस्पेक्ट में भी करना, ये दोनों का वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, जैसे अगर यहाँ रहता cos z, तो इसका वैल्यू अब यहाँ भी ये दोनों बराबर होगा कि नहीं, बताओ बराबर होगा। बताओ इसका वैल्यू क्या होता, बोलो। इसका इंडिफिनिट इंटीग्रेशन साइन एक्स, फिर लिमिट रखते हैं 0 से जेड है, साइन जेड है। तो बताओ एक बार अपर लिमिट, मोबाइल रखो,
ठीक है, पहले अपर वैल्यू रखो साइन पाई बटा 2, जेड की जगह क्या रखोगे साइन पाई बटा 2 मैंने साइन 90 1 और साइन 0 यही करोगे ना, तो वैल्यू कितना आ गया, इसका भी 1 आएगा कि नहीं देख लो, ये कितना रखोगे साइन एक्स। अरे देखो अगर एक्स है तो एक्स पाई बटा 2 से 0 तक हो, 0 से पाई बटा 2 तक होगा। अगर जेड रहेगा तो वो 0 से पाई बटा 2, तो ये जेड रहे चाहे एक्स रहे उसका फर्क क्या है, ये तो वैल्यू रख ही ना देते हैं हम लोग, तो वैल्यू वही ना आएगा कि दूसरा आएगा। तो ये पहला प्रॉपर्टी समझ गए कि दिक्कत है, पहले जो बता दो पहला प्रॉपर्टी क्या है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में तुम वेरिएबल अगर बदल दोगे तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का मान नहीं बदलेगा। यूज करेंगे, जब यूज करेंगे तो जरा ध्यान देना, याद हो गया। चलो दूसरा देखना, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट बी है, और यहाँ है एफ एक्स डी एक्स, ऐसे ऐसे। अगर तुम लिमिट को बदल दो, लिमिट को चेंज कर दो, अपर लिमिट को लोअर लिमिट और लोअर लिमिट को अपर लिमिट, तब इसका वैल्यू जो होगा, इसका वैल्यू अगर 5 आया था, देखो डिफिनिट इंटीग्रेशन एक रियल नंबर देता है, पूरा सोल्व करके निकालोगे तो क्या निकलेगा, नंबर निकलेगा। काहे नंबर निकलेगा, पहले इनडिफिनिट इंटीग्रेशन निकालोगे और फिर बी रखोगे और फिर ये रखोगे, माइनस करोगे, तब बी क्या है, नंबर है ना, तब पूरा सोल्व करने के बाद एक रियल नंबर आएगा, ये बात याद रखना, ठीक है, समझ गए बात। डिफिनिट इंटीग्रेशन एक नंबर एसोसिएट करता है, ये बात याद रखना। तो अगर हम बोलें कि इसका वैल्यू अगर 5 आ गया मान लो, तो लिमिट बदल के जब डिफिनिट इंटीग्रेशन निकालोगे तो उसका वैल्यू -5 आएगा। अगर इसका 10 है तो फिर उसका -10 होगा, मतलब ये दोनों बराबर होगा, नहीं बराबर नहीं होगा, एक माइनस देना पड़ेगा तब बराबर होगा। मतलब लिमिट बदल देने पर डिफिनिट इंटीग्रेशन का मान तो नहीं बदलता है, लेकिन साइन बदल जाता है। मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा लेकिन साइन बदल जाएगा, मतलब ये 10 है तो कितना होगा, -10 होगा। नहीं याद रहेगा, सिंपल है बिल्कुल। पता है इसका वैल्यू अभी निकाले थे, यहाँ cos x था dx और यहाँ था 0 से पाई बटा 2, तो इसका वैल्यू 1 आया था। अगर बोलेंगे कि आप लोअर लिमिट पाई बटा 2 कर दो, अपर लिमिट 0, और इसका वैल्यू पूछेंगे तो निकाल के देखना, ही आ जाएगा माइनस आएगा। बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है, कुछ भी नहीं है इसमें, प्रूफ भी बहुत ही सिंपल है। जैसे चलो LHS से चलते हैं, देखो LHS क्या है, प्रूफ करते हैं इसको। LHS है A से B एफ एक्स डी एक्स। बताओ ये स्मॉल एफ एक्स का मान लेते हैं कि डिफिनिट इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स, लिखते नहीं है, मान लिए हैं ऐसे ही। तो माने हैं तो कैपिटल एफ एक्स पहले लिखोगे, कैपिटल एफ एक्स हम बोल रहे हैं कि स्मॉल एफ एक्स का क्या है, इनडिफिनिट इंटीग्रल है, ठीक है। तो यहाँ से लोअर लिमिट ए, अपर लिमिट बी, एक बार रखो अपर वैल्यू, कितना रखोगे, एफ बी माइनस ऑफ एफ ए, यही होगा ना वैल्यू। और फिर RHS से निकाल लो, और RHS से अगर नहीं निकालना चाहते हो तो बताओ इसमें माइनस कॉमन ले सकते हो, माइनस कॉमन लोगे तो बताओ क्या होगा, ये बन जाएगा माइनस में, अरे ब्रैकेट के अंदर क्या बनेगा माइनस, आई बन जाएगा प्लस में, तो मतलब प्लस में हो जाएगा ये। फिर देखो माइनस जब कॉमन लोगे तो जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा, प्लस में जो था वो माइनस में होगा। तेरा एक बात बताता हूँ, इसका वैल्यू जो था इतना माने तो इसका वैल्यू इतना लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, उल्टा भी तो लिख सकते हैं। तब बताओ इसको देख के तुमको क्या लग रहा है, देखो ये माइनस अभी छोड़ दो, माइनस को माइनस रख दो, इसको देख के क्या लगा, ये वास्तव में ऐसे लिख सकते हो क्या, देखो तो अपर वैल्यू ए और लोअर वैल्यू बी, देखो तो नहीं दिखा, प्रूफ हो गया, बराबर RHS। जिसको ऐसे नहीं दिखा वो क्या करना कि यहाँ तक ले आए ना, अब क्या करना RHS से चलना, RHS में करोगे तो बताओ क्या करोगे, इसका पूरे का वैल्यू पहले ही माइनस है, माइनस बाहर, और इसका वैल्यू क्या रखोगे, इसका क्या माने कैपिटल एफ एक्स, लोअर वैल्यू कितना है, लोअर वैल्यू बी, अपर वैल्यू ए, तो ये माइनस हो गया। अब बताओ इसको कैसे, इस परिभाषा बताओ क्या है, एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस एफ ऑफ लोअर लिमिट, ये माइनस का गुना इससे करो और माइनस का गुना इससे करो, तो माइनस माइनस प्लस, तो एफ बी माइनस ऑफ एफ ए। देखो प्रूफ हो गया कि नहीं, दोनों एक ही चीज है कि हो गया प्रूफ। दूसरा याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, पहला क्या था, वेरिएबल को बदलने पर डिफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू नहीं बदलता है। दूसरा क्या है, अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट को एक्सचेंज कर दो तो डिफिनिट इंटीग्रेशन का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो माइनस ऐसे कर दो, मतलब ये बराबर करने के लिए एक माइनस देना पड़ेगा तभी बराबर होगा। अगर लिमिट बदल दी हो तो बराबर रहे उसके लिए एक माइनस देना पड़ेगा तब बराबर होगा। क्या बात बोला, मान लो कि ए से बी तक हमको
इस फंक्शन का डेफिनिट इंटीग्रल निकालना है इसका। हाँ नहीं क्या ठीक है हैं? चल इसको तुम क्या कर सकते हो ना, जैसे मान लो कि नंबर लेके समझते हैं। मान लो कि 1 से 5 तक हमको इंटीग्रेट करना है इस फंक्शन को f(x) को, तो तुम क्या कर सकते हो, 2 या 2 से अधिक इंटीग्रल में इसको तोड़ सकते हो। ऐसे कर सकते हो, इसका वैल्यू लिख सकते हो कि इंटीग्रेशन कर दो 1 से लेके 3 तक f(x) dx का, और फिर इंटीग्रेशन कर दो 3 से लेके 4 तक, 5 तक था ना, तो 3 से 5। 2 नंबर मान रहे हैं, एक नंबर a और एक नंबर b। समझना बात को, ये a नंबर जो है छोटा है, जैसे अभी एग्जांपल में लिए थे 1 और b है मान लो 5, तो a छोटा है और b बड़ा है। तब बताओ ऐसा मुंह खोल सकते हो कि नहीं? खोल सकते हो। तब मान लो कि a से बड़ा कोई संख्या है c एक ऐसी संख्या है जो a और b के बीचों बीच में कहीं, जैसे 1 और 5 के बीचों बीच में हम 3 लिए थे, तुम 4 ले लो, 2 ले लो, नहीं समझे बात को। तो a और b में सबसे बड़ा कौन है? b, और a छोटा है, उसके बीच में कोई संख्या है c, मतलब c a से तो बड़ा है लेकिन c से b से छोटा है। देखो ना, c मतलब c लाइज बिटवीन a टू p है, c जो है a और b के बीच में, ऐसा मान रहे हैं हम। तो अगर ऐसा है तो अगर बोलेगा कि बताओ f(x) dx का इंटीग्रेशन करना है a से b तक, ऐसे, तो इसको तुम 2 इंटीग्रल में तोड़ सकते हो। ऐसे लिख सकते हो, a से c तक गए, इंटीग्रेट कर दिए f(x) dx को, और फिर जहां पे खत्म किया वहीं से शुरू करके और b तक चल जाओ f(x) dx। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। इसको तुम चाहो तो दो ही इंटीग्रल नहीं, और भी इंटीग्रल में तोड़ सकते हो। जैसे मान लिया जाए कि 1 से इंटीग्रेट करना है मान लो 10 तक, जैसे 1 से 10 तक इंटीग्रेट करना है एक फंक्शन f(x) dx को, तो तुम ऐसे कर सकते हो कि 1 से 3 तक की f(x) dx को, फिर मान लो कि 3 से 7 तक की f(x) dx को, और फिर 7 से लेके 10 तक चल गए f(x) dx को। मतलब ऐसे तोड़ के इंटीग्रेट कर लोगे तो ये पूरे का वैल्यू जो आएगा नहीं इसी के बराबर आएगा, वही हम कहना चाह रहे हैं। सिंपल प्रॉपर्टी है, कुछ भी नहीं है इसमें। ऐसा कब करते हैं? जब बीच में परिभाषा बदल जाता है फंक्शन का, तब करते हैं। ठीक है, अब वो बात जो बोले वो एग्जाम्पल के तौर पर हम समझेंगे, अभी मिटाते हैं, समझना ये बात को। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले जो बता दो, ऊपर वाला नहीं मिटाना था। क्या बोले कि यदि एक c जो है, अच्छा तीसरा प्रॉपर्टी है ना, तीसरा प्रॉपर्टी कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट किए? a से b तक f(x) dx हो, तो ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख दो कि जहाँ c जो है वो किसके बीच में? a और b के बीच में। ठीक है, यही बात। ये तीसरा प्रॉपर्टी। पहला क्या था समझ में आ गया? दूसरा क्या समझ में आ गया? ये तीसरा क्या ही समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया। तो जरा देखना LHS और RHS बराबर हम प्रूफ करके इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करते हैं। जरा देखना LHS क्या है? LHS है स्मॉल f(x) dx a से b तक। सबसे पहले ये स्मॉल f(x) का इनडिफिनिट इंटीग्रेशन कुछ मान लो तुम, hx, px, कैपिटल F(x) कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। hx मानते हैं, चलो hx मान लिए। hx क्या माने हैं? स्मॉल f(x) का क्या है? इंटीग्रल वैल्यू है, और यहाँ से लिमिट वैल्यू a से b। देखो स्मॉल f(x) का इनडिफिनिट इंटीग्रेशन हम कैपिटल hx माने हैं। ठीक है, अब भाई रख दो। आई में नहीं लग रहा कि स्मॉल f कैपिटल F होना चाहिए? अरे वो तो माने हैं, सिर्फ फंक्शन x का होगा। रखो वैल्यू कितना, अपर वैल्यू इतना और माइनस लोअर वैल्यू हो गया। ये आ गया LHS का वैल्यू। अब RHS चेक करते हैं। RHS कितना है? RHS है a से c तक किसका? f(x) dx प्लस c से b तक f(x) dx। बोलो इसका वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इनडिफिनिट इंटीग्रेशन की बात करेंगे। तो स्मॉल f(x) का इनडिफिनिट इंटीग्रेशन हम क्या मान चुके हैं? कैपिटल hx, यही माने ना। और फिर लिमिट रखेंगे थर्ड ब्रैकेट में ऐसे a से c तक, फिर प्लस hx c से b तक। एक बार रखो अपर वैल्यू hc माइनस ha, गलती है, प्लस इसका रखो परिभाषा है, कहाँ से आया? डिफिनीशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल hc। कुछ कटेगा क्या? अरे नहीं कटेगा, तो क्या बचा? प्रूफ हो गया। चौथा प्रॉपर्टी, 3 तो पढ़ लिए ना। पहला पढ़े क्या? बार बार जितना बार बोलोगे उतना ही रिवाइज होगा। वेरिएबल बदलने पर डिफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू नहीं बदलता है।
द वैल्यू ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन डज नॉट चेंज बाई चेंजिंग द वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल को बदलने पर नहीं बदलेगा, पहला। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है बताओ? fx dx बराबर। दूसरा है लिमिट अगर बदल दो, लोअर लिमिट अपर, तो डिफिनिट इंटीग्रेशन का साइन बदल जाता है, तो यहाँ पर माइनस दोगे तब बराबर रहेगा। तीसरा क्या पढ़े कि a से अगर b तक इंटीग्रेट करना है तो तुम क्या करोगे, बीच में मान लो कि कोई c है तो ऐसे कर सकते हो, a से c तक कर लो और फिर c से b तक कर लो। ठीक है, यही करेंगे ना? ठीक है, ये तो कुछ मजाक है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाँ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ज्यादा इसी का यूज होता है। देखो यहाँ पर है a, यहाँ पर है b, लोअर लिमिट a, अपर लिमिट b, और एक फंक्शन है fx dx। अगर इसको इंटीग्रेट करना है, डिफिनिट इंटीग्रल निकालना है, तो इसी के बराबर होगा। किसके बराबर? f। x के जगह पे तुम क्या करो, a प्लस बी माइनस एक्स रख दो, रख दिए, यहाँ a यहाँ b। देखो कुछ नहीं किए हैं, यहाँ x के जगह पे a प्लस बी माइनस एक्स है। वो a प्लस बी कौन है? यही वाला a प्लस बी माइनस एक्स, यही। ये दोनों का वैल्यू बराबर होगा। अभी बात हम क्या बोले, देखो समझो कि मान लो कि यहाँ पर है π/2, यहाँ पर है π/3, क्या माने π/12 मान लेते हैं, 15 डिग्री, π/12 15। ठीक है, यहाँ है 30 इतना, तो 45 हो जाएगा जोड़ के। ठीक है, और यहाँ है fx dx, या फिर ऐसे cos x dx, इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू बराबर होगा cos x के जगह पे लिखना a प्लस बी माइनस एक्स, तो a प्लस बी π/12 a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, और यहाँ लिमिट वही π/12 से, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों क्या आएगा, सेम आएगा। वही बात बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये तो समझ गए। प्रूफ कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है प्रूफ, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, करना क्या, RHS से चलते हैं हम। देखो RHS क्या है, RHS है f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ है a और यहाँ है b। बोलो डिफिनिट इंटीग्रेशन में जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड बता रहे थे तो सब लोग आए थे ना, नहीं भी आए थे तो दिक्कत नहीं होगा। बोलो यहाँ x है dx, जबकि यहाँ x नहीं है, देखो सेम बनाओगे, तो इसको तुम कुछ मान लो सब्स्टिट्यूशन में, मानते हैं a प्लस बी माइनस एक्स को कुछ मानते हैं t, जेड मान चाहिए, चलो जेड मानिए, मान लीजिए। अब क्या करोगे, जेड मानोगे तो एफ जेड बन जाएगा, फंक्शन जेड का हो जाएगा। तो एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो क्या करोगे, इसको dx को dz में बदलोगे। कैसे बदलते हो, जो मानते हो उसको अवकलित करते हैं। तो अवकलित करने पर हाँ लिख देना, डिफ्रेंसिएशन करने पर। ठीक है, तो बोलो करोगे तो a का 0, b का 0, माइनस एक्स का माइनस dx, जेड का dz। 1 नहीं, पार्शियली करते हैं, नहीं बताया था। तो बताओ यहाँ से dx का वैल्यू माइनस dz, यही कर लिया ना। इसके बाद एक बात और बताए थे कि डिफिनिट इंटीग्रेशन के सब्स्टिट्यूशन मेथड जब लगाते हैं तो लिमिट को भी बदलते हैं। अभी लिमिट किसका है, x का, x a से b तक है। x जो है वो चेंज कर रहा है कहां से कहां तक, a से b तक, लोअर लिमिट है, और जा रहा है x कहां तक, b तक। तो हमको अब किसको वैल्यू चेंज करवाना है, z का। तो यहीं पर बोले थे कि ऐसे लाइन खींच देना और यहां लिखना जब x बराबर लोअर लिमिट रखो a, तब z क्या हो जाएगा, z। अब तो वेरिएबल z बदल दिए ना, तो जिस समय x a होगा उस समय z क्या होगा। देखो z किसके बराबर है, z है a प्लस बी माइनस एक्स, तो a प्लस बी माइनस एक्स, लेकिन x क्या है a, तो बताओ ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बच गया b। मतलब जिस समय x a होगा उस समय z क्या होगा, b होगा। और जब x बराबर अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट b, तब z क्या होगा, देखो a प्लस बी माइनस एक्स था, z क्या था a प्लस बी माइनस एक्स, लेकिन x की जगह पर b रखोगे तो वैल्यू कितना आ गया, आ गया इतना। तो अब क्या करते थे बताओ जरा, अब समीकरण 1 से सवाल लेके चलना, प्रॉपर्टी मत मानना, इसको मान के चलो एक क्वेश्चन है, इतना बराबर इतना प्रूफ करना है। ठीक है, तो समीकरण 1 से i का वैल्यू क्या होगा, बोलो
सबसे पहले अंदर क्या लिखें, एफ जेड कर दे इसको कि नहीं करे, बोलो। अब बताओ डी एक्स को क्या लिखें, माइनस डी जेड, समझ गए। तो अब जेड का वैल्यू ना लिखोगे लिमिट, तो कहां से कहां तक, एक्स था तो ए से बी तक, तो एक्स जब ए से बी तक जा रहा है तो जेड कहां से कहां जा रहा है, बी से ए तक, तो यहाँ लोअर लिमिट बी, अपर लिमिट ए। नहीं आया समझ में, ये माइनस कहाँ आएगा, माइनस आएगा बाहर। चलो माइनस कर लिए कहाँ, बाहर, तब बचा क्या, बी से ए, एफ जेड डी जेड। गलती कर दी है, गलती करेंगे तो बताना। चलो एक बात बताओ, ये लिमिट को हम बदलना चाहते हैं, लोअर लिमिट बनाना चाहते हैं अपर लिमिट, और अपर लिमिट बनाना चाहते हैं लोअर लिमिट, तो एगो माइनस आगे देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, पड़ेगा देगा, लेकिन पहले से एगो माइनस है तो बना देगा प्लस। नहीं आया समझ में, अभी तो प्रॉपर्टी बताया, कौन सा प्रॉपर्टी, दूसरा प्रॉपर्टी, वही समझ गए। अब बताइए एक और प्रॉपर्टी यूज करें, ई वाला, ई वाला बताइए, लिमिट जेड है या जेड है, और डिफिनिट इंटीग्रेशन निकालना है, बोलो बोलो एक्स कर दें, हाँ फर्क पड़ेगा, बोलो। वेरिएबल बदलने पर डिफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू नहीं बदलता है, तब बताओ बोलो यही RLHS है कि नहीं है। देखो RHS से चल LHS पहुंच गए, इसको चौथा प्रॉपर्टी अभी क्या बात बोले, चलो देखो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या था, लोअर लिमिट ए, अपर लिमिट बी, यहाँ पर वैल्यू है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसका वैल्यू किसके बराबर कर सकते हो, एक्स के जगह पे ए प्लस बी माइनस एक्स रख सकते हो, यही था ना, ठीक है यही। बोलो या स्पेशल केस, इसी का स्पेशल केस, स्पेशल केस कि मान लो कि बी तुम्हारा हो गया 0, ऐसा मान लो, ठीक है, या फिर ऐसे कर लो स्पेशल केस ऐसे, इसको लोअर लिमिट को ये 0 मान रहे हैं और अपर लिमिट को हम ए मान रहे हैं, इधर समझो। इसी प्रॉपर्टी को देख के तो देखो ए के जगह कितना है 0, बी के जगह कितना है ए, तब बोलो इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, 0 से ए, देखो लो लिमिट तो वही था ना, एफ ऑफ क्या था ए प्लस बी माइनस एक्स, तो यहाँ करोगे 0 प्लस ए माइनस एक्स होगा डी एक्स की नहीं होगा, तब बोलो 0 जोड़ो ना जोड़ो कोई फर्क है, तब बोलो यही हो जाएगा कि नहीं। ये दोनों एक ही चीज है कि अलग चीज है, बोलो। अगर तुम अलग से प्रूफ करना चाहते हो तो कर सकते हो, इस चीज को मान लेना टी और फिर प्रूफ कर देना, इसी के बराबर आ जाएगा। कर लोगे कि नहीं करोगे, तो ये लिख देना स्पेशल केस फोर्थ का। अब इससे ज्यादा यूज ई वाला आता है, इससे ज्यादा यूज ई वाला आएगा, जबकि चीज वही है जो ऊपर है, ठीक है, लेकिन यूज इसका ज्यादा आता है। हो गया ना। ये चौथे प्रॉपर्टी की बात हम कर लिए, पांचवें प्रॉपर्टी पे चलते हैं। टोटल 6-7 को यहाँ है, ऐसे किताब में ज़्यादा लिखा है, लेकिन उस पर सवाल है नहीं तो उसका चर्चा हम नहीं करेंगे। हाँ, से साइक्लिक फंक्शन ये सब की बात किया है, ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन का मिटा है ना। मिटा दें, सबका हो गया ना। चलो देखो, इस प्रॉपर्टी में लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत होता है, इसलिए दिक्कत ना हो इसलिए बढ़िया से प्रूफ समझ लेना। देखो इसका वैल्यू जो होगा एफ एक्स डी एक्स है, लोअर लिमिट है माइनस ए, अपर लिमिट है ए। जैसे यहाँ रहेगा -5, यहाँ रहेगा -π/2, यहाँ π/2, यहाँ रहेगा -4, ऊपर रहेगा 4, नीचे रहेगा -10 और ऊपर रहेगा -10, माने एक दूसरे का निगेटिव रहेगा, ठीक है। एफ एक्स डी एक्स, तो इसका वैल्यू जो होगा वो 0 होता है, 0, हाँ सेम रहेगा। ये जैसे 3 है तो ये 3, -3 3, ठीक है, तब ये प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो इसका वैल्यू 0 होगा जब कमाल का है, कुछ बात है तुषार, है पेंशन उनसन वाला बात है, ठीक है। इसका वैल्यू 0 होता है जब एफ एक्स जो है, एफ एक्स विषम फलन हो, विषम फलन हो। विषम फलन को हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन,
ठीक है, अभी क्या होता है और अभी चर्चा हम कर रहे हैं। अभी देखो इसका वैल्यू इतना होगा 2 इंटू 0 से a, देखो लिमिट बदले हैं अब, माइनस से ये था ना, यहाँ 0 से a एफ एक्स डी एक्स, इसके बराबर होगा जब एफ एक्स एक सम फलन हो। सम फलन हिंदी मत याद रखना बाबू, इंग्लिश याद रखना है इसका, इवन फंक्शन। अभी बात हम क्या बोले ना, पहले समझ लो। पहले हम विषम फंक्शन क्या होता है, फलन क्या होता है, सम फलन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है और इवन फंक्शन क्या होता है, उसकी बात हम बोल रहे हैं। जैसे मान लो कि एक फंक्शन है एफ एक्स मान लेते हैं, और ये फंक्शन है कॉस एक्स, ऐसे कॉस एक्स, तो तुम क्या करो कि एफ ऑफ माइनस एक्स निकालो। एफ ऑफ माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ, एफ एक्स का वैल्यू इतना है ना, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां तुम क्या रखो, माइनस एक्स। जैसे एफ एक्स का वैल्यू इतना, आप बोलेगा कि एफ पाई बटा 2 का वैल्यू निकालो, तो क्या करोगे, अगर एफ एक्स का वैल्यू कॉस एक्स है तो एफ पाई बटा 2 में क्या करोगे, एक्स के जब क्या रखोगे, पाई बटा 2, यानी कि कॉस पाई बटा 2, यही होगा। तो अगर बोलेंगे कि एफ बाई का वैल्यू बताओ, तब अगर एफ एक्स कॉस एक्स है तो एफ बाई फिर क्या होगा, कॉस बाई होगा। समझ गए बात को, एफ टी क्या होगा, कॉस टी होगा। ठीक है, जहां जहां एक्स है वहां नहीं, फंक्शन नहीं बदल सकते, वेरिएबल बदल सकते हो। जैसे बोलेंगे एफ एक्स अगर कॉस एक्स है तो एफ टी का वैल्यू बताओ, तो क्या बोलोगे, कॉस टी। बस ये समझ गए बात को। एफ टी का मतलब होता है वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू टी। एक्स का वैल्यू जब टी रहेगा तो उस समय एफ एक्स का वैल्यू। तब बोलेंगे कि एफ एक्स इतना है तो एफ माइनस एक्स का वैल्यू निकालना, मतलब एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करना मतलब उसके जगह पे हटा कर रखना। जैसे मैच में होता है ना, तेंदुलकर के चोट लग गया तो उसको हटा के सहवाग को रख लिया गया, ठीक है, तो वैसे ही रिप्लेस करना है। एक्स को रिप्लेस करके माइनस एक्स रखोगे तो क्या होगा, देखो ऐसा कॉस ऑफ माइनस एक्स। तो बताओ कॉस माइनस थीटा का वैल्यू कॉस थीटा होता है, पता है कि नहीं पता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, नहीं याद है, ठीक है। फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, तो कॉस माइनस थीटा, तब फोर्थ में जाएगा माइनस थीटा फोर्थ में, तब फोर्थ में कॉस प्लस होता है, तो इसका वैल्यू प्लस में कॉस थीटा, इसी के बराबर ना होगा। तो कॉस माइनस एक्स किसके बराबर होता है, कॉस एक्स के बराबर। और कॉस एक्स बताओ एफ एक्स है कि नहीं है। तो अगर एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू एफ एक्स के बराबर ही आ जाए, दूसरा चीज नहीं आए, तो वैसे फंक्शन को हम बोलेंगे कि वो इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन यानी कि सम फलन, नहीं समझे। मतलब एक्स के जगह पे माइनस एक्स भी रख दो और चीज वही चीज आ जाए तो हम उसको बोलेंगे कि इवन फंक्शन, समझ गए। और ऑड फंक्शन किसको बोलते हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स निकालो और वो एफ एक्स के बराबर नहीं आए बल्कि एफ एक्स का निगेटिव आ जाए, ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर आ जाए, तब हम कहेंगे कि एफ एक्स जो है वह एक विषम फंक्शन है, विषम फलन, ऑड फंक्शन, समझ गए। अच्छा, कोई फंक्शन ऐसा भी हो सकता है कि ना तो सम रहे और ना तो विषम रहे, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि दो फंक्शन या तो सम होगा या तो विषम होगा, तीसरा चीज भी हो सकता है ना तो सम रहे और ना तो विषम रहे। तो सम फंक्शन कब बोलोगे, सम फंक्शन कब बोलेंगे, एफ एक्स एक विषम फंक्शन हो, यानी कि एफ एक्स किसके बराबर हो, विषम फंक्शन माने किसके बराबर, माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर हो, उसी को। और एक सम फंक्शन हो यानी कि क्या हो, एफ एक्स एफ ऑफ, अच्छा एफ ऑफ माइनस एक्स यहाँ लिखना था, एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर, माइनस एफ एक्स के बराबर था ऑड फंक्शन। एफ ऑफ माइनस एक्स अगर किसके बराबर, एफ एक्स के बराबर, तो उसको क्या बोलेंगे, सम फंक्शन, इवन फंक्शन, समझ गए बात को ना। तो अगर इवन फंक्शन हो, सम फलन हो, तो इसका इंटीग्रल वैल्यू जो होगा ना वो इसके बराबर होगा। और अगर ऑड फंक्शन हो तो इसका वैल्यू जो होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब इवन ऑड और समझने के लिए एक दो एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं ताकि अच्छे से समझ जाओ। देखो लेते हैं, मान लो ऐसे एक फंक्शन है एफ एक्स, ये है तुम्हारा एक्स पे पावर 4 प्लस साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स, ये है। चलो एक फंक्शन ले लिया, मिला हुआ है एक फंक्शन एफ एक्स। हमको चेक करना है कि इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। तो इवन और ऑड चेक करने के लिए तुम किसका वैल्यू निकालना, एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू निकालना। चूंकि एफ एक्स का वैल्यू इतना है तो एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू निकालना। तो कैसे निकालोगे, जहां जहां एक्स है एफ एक्स में वहां माइनस एक्स रखना। तो निकाल के देखो, रखो एक्स के जब क्या रखोगे, माइनस एक्स पे पावर 4 प्लस साइन एक्स के जब पे
ये पूरे का स्क्वायर नहीं है, सिर्फ एक्स का स्क्वायर है, तो माइनस एक्स का स्क्वायर यही होगा ना, साइन माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस माइनस एक्स। बोलो माइनस पे पावर 4 प्लस बन जाएगा, तो ये एक्स पे पावर 4 ही आएगा। आई माइनस एक्स का स्क्वायर करोगे प्लस एक्स स्क्वायर ही बचेगा, नहीं बचेगा। और कॉस माइनस थीटा का फॉर्मूला कॉस एक्स। तब बताओ ये चीज क्या एफ एक्स के बराबर है कि नहीं है? तो अगर एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आ जाए, मतलब माइनस एक्स को एक्स से बदल दो, फर्क नहीं पड़े, तब वो फंक्शन कैसा होता है? इसीलिए एफ एक्स जो है एक सम फंक्शन है, इवन फलन है, इवन फंक्शन है। उल्टा बोला गया, समझ गए बात को? एगो हिंदी एगो इंग्लिश कैसे बोलोगे यार? सम फंक्शन इवन फलन ऐसे कौन बोलता है? ठीक है, तो फिर वो बात तो वही हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वाला। ठीक है, समझ गया कि दिक्कत है? ठीक है, सम फंक्शन समझ गए? विषम फंक्शन में क्या है? जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो ले लिए लेते हैं। देखा, एक फंक्शन एफ एक्स इतना एक्स प्लस tan एक्स या साइन एक्स, चलो या देखो एक्स साइन एक्स एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस tan एक्स, ऐसे ले लेते हैं। चेक करना है इवन है कि ऑड है, एफ एक्स को चेक करना है ना, इसी फंक्शन को चेक करना है। तो तुम किसका वैल्यू निकालना? माइनस एक्स निकालो। तो जहां जहां एक्स है वहां वहां माइनस एक्स रखोगे ना, जहां जहां एक्स है वहां वहां माइनस एक्स रखोगे, रख दिए। जहां जहां एक्स है वहीं रखना, दूसरे जगह मत। इसका स्क्वायर करोगे तो प्लस में आ जाएगा। और साइन माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा ना, साइन माइनस थीटा फोर्थ में, पता है ना? फोर्थ में साइन निगेटिव, तो निगेटिव बाहर कर देते हैं, गुना ही है ना, गुना साइन एक्स हो गया। आई इसका साइन माइनस थीटा tan माइनस थीटा, tan माइनस थीटा कहाँ जाएगा? थर्ड में जाएगा कि फोर्थ में जाएगा? जी फोर्थ में जाएगा। बस एक ही चीज याद रखना, ऐड शुगर टू कॉफी, और कुछ मत याद रखो। ऐड शुगर टू कॉफी, चीनी शुगर में ही ऐड करोगे ना, कि ऐड कॉफी टू शुगर करोगे। ऐड शुगर कहाँ? टू कॉफी, कॉफी में। तो ऐड का मतलब ऑल पॉजिटिव, शुगर का मतलब साइन और उसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में tan और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव। याद करने के लिए ऐड शुगर टू कॉफी ट्रिक याद कर लो, ठीक है? तब फोर्थ में कौन पॉजिटिव? कॉस और सेक पॉजिटिव, और बाकी सब निगेटिव। तो tan माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? फोर्थ में। तो फोर्थ में tan निगेटिव, तो माइनस कर दिया आगे, और वैल्यू कितना बचेगा? tan x। यही है ना, ये पूरा चीज देखो, इसको देखो, माइनस कॉमन ले सकते हो क्या? इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, बाद में लिखना। ये माइनस कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर साइन एक्स और प्लस tan एक्स, यही लिखोगे ना? ठीक है, तो यहाँ माइनस हो गया। ये पूरा चीज किसके बराबर है? देखो एफ एक्स के बराबर, यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया? माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर आ गया। यानी कि एफ एक्स कैसा फंक्शन है? एफ एक्स कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है, नहीं समझे? लेकिन कोई फंक्शन ऐसा भी होगा कि ना तो इवन होगा और ना ही ऑड होगा। जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे निकालो इसका वैल्यू माइनस साइन एक्स आया था, इसका कितना आएगा? माइनस। अब बताओ तुम माइनस कॉमन लेके भी क्या एफ एक्स के बराबर ला सकते हो? सोचो, अभी तो इसके बराबर नहीं दिख रहा है, माइनस कॉमन भी लो। हाँ यहाँ एक्स माइनस कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? एक्स साइन एक्स और प्लस tan एक्स। देखो ये एफ एक्स के बराबर है ना, तो ये क्या बोल सकते हो कि माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर ऐसा है? है इसके बराबर? कहाँ है एफ एक्स? है ये नहीं है, तो ये ऑड तो नहीं है, और एफ एक्स के बराबर भी नहीं आया, मतलब इवन भी नहीं है। मतलब ये ऐसा फंक्शन है कि नाइदर ऑड नॉर इवन। ये देखो इसका वैल्यू कितना है? या तो 0 होगा या तो इतना होगा। वो निर्भर किस पे करेगा कि एफ एक्स ऑड है कि इवन है। देखो प्रूफ करते हैं, जरा देखना ध्यान से, ठीक है? सबसे पहले देखो यहाँ माइनस ए से क्या है? ए एफ एक्स डी एक्स, इसी को वैल्यू नहीं उतना प्रूफ करना है। जरा एक बात बताओ तो, अगर मान लो -5 से 5 तक होता तो नंबर लाइन पे -5 और 5 होता है ऐसे, तो इसके बीच में 0 कहीं आता कि नहीं आता? तब बोलो इसको दो लिमिट में बदल सकते हो कि नहीं? दो इंटीग्रल में, कि -a से पहले जाते हैं 0 तक, फिर 0 से 5। अरे ये माइनस ए है, ये है, ठीक है? नहीं बदल सकते हैं। कौन सा प्रॉपर्टी था? तीसरा था, तीसरा था। ए से बी तक, ए से सी तक किए था, फिर सी से बी तक, नहीं याद है? तो हम ये -a से कहाँ तक किए?
जीरो तक की है, और फिर जीरो से कहाँ तक कर लो, जीरो से कहाँ तक जाओगे, अरे ये तक जाओगे। बोलो दिक्कत है तो बता दूंगा, सही है ना। बोलो जो लाना है इसमें ई वाला चीज तो है, यहाँ देखो दिख रहा है, देखो ई नहीं है, ई माइनस है, तो यहाँ पर तुम कुछ सब्स्टिट्यूशन लगा लो, इसी के बराबर दिखेगा। पहले यहाँ पर जरा गौर से देखना, देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, बात तो समझ लो, ठीक है, ठीक है कि गड़बड़ है, यहाँ तक तो कोई प्रॉपर्टी लगाया ना, ठीक है। कौन सा प्रॉपर्टी लगाया, दिख गया, कौन वाला, ए से बी तक करना है एफ एक्स डी एक्स को, तो क्या लिख सकते हो, एफ एक्स डी एक्स ए से सी तक और फिर सी से बी तक, यही किए, तोड़ दिए दो इंटीग्रल में, समझ गए होगे, ठीक है, हो गया। अब जरा इस इंटीग्रल पे जरा गौर से देखना, इस पे सिर्फ ही पहले वाले इंटीग्रल की बात बोल रहे हैं, इसको मान रहते हैं I1, मान लेते हैं अपने मन से, ठीक है। अब प्लस है 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, यही है। ये पहला वाला इंटीग्रल का वैल्यू हम निकालते हैं, जरा गौर से देखना। अब I1 जो कितना है, माइनस ए से 0 एफ एक्स डी एक्स, इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स को मान लेते हैं माइनस एक्स, अपने मन से सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, क्यों, ताकि लिमिट ही हमको पॉजिटिव में दिखे, माइनस में है ना, पॉजिटिव में, तो इस एक्स को कुछ मानो, एक्स को अपने मन से माना, एक्स इक्वल टू क्या मान लिया, माइनस टी या माइनस जेड, ऐसे मान लो, मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो, या फिर मानना है तो माइनस एक्स को मान लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्स के जगह हम क्या रखेंगे, माइनस टी रखेंगे, एक्स मत रखना, माइनस एक्स मत, टी, तो डिफ्रेंशिएट करोगे दोनों, क्यों करोगे, क्योंकि फिर टी के रूप में बदल जाएगा ना, तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस में ही मानना, प्लस में मत मानना, ठीक है। तो बताओ क्या हो, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, तो डी एक्स बराबर माइनस डी टी। अभी इस वैल्यू को क्या करना है, यहाँ लाके रखना, रखो समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से, तो 2 से बराबर आई बराबर क्या होगा, I1 बराबर, बोलो लिमिट भी चेंज होता है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड में डिफिनिटिव इंटीग्रेशन में लिमिट भी चेंज करते हो ना, तो क्या लिखोगे, जब x बराबर कितना, x का वैल्यू माइनस ए होगा, तब डी तब t कितना होगा, t माइनस टी ना है, t कितना होगा, बोलो t किसके बराबर है, माइनस एक्स के, अरे माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अरे t सिर्फ ये नहीं लाओगे, तो t का वैल्यू कितना होगा, माइनस एक्स, तब माइनस एक्स, लेकिन x कितना है, तो ये हो जाएगा, यानी कि कितना होगा, प्लस ए, देख लो अच्छे से, जिस समय x माइनस ए होगा उस समय t क्या होगा, प्लस ए हो जाएगा, नहीं होगा, अरे t किसके बराबर है, माइनस एक्स के बराबर, मैंने x का निगेटिव, तब माइनस ए का निगेटिव करोगे क्या होगा, प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। और जब अपर लिमिट, जब x बराबर क्या हो, 0 हो, तब t का वैल्यू क्या होगा, t जो है वो माइनस एक्स के बराबर है, यानी कि माइनस 0, यानी कि कितना 0 है। तो अब लिमिट में रखो, बोलो लोअर लिमिट, किसका लिमिट रखना है, x का कि t का, कि माइनस टी का, t का, वेरिएबल तो t ही है ना, लिमिट t का वैल्यू 0 से a तक, नहीं आ रहा है समझ में, f ऑफ, बोलो x के जगह क्या रखें, f के जगह पे गलती लग दी है, किसको लग रहा है जी कि उल्टा लिख, अरे लिमिट x का माइनस ए से 0 था, तो t का लिमिट a से 0 ना हो गया, तो लिख दो a से 0, f ऑफ x, x के जगह पे t की माइनस टी, और t के dx के जगह पे माइनस डी टी, ये माइनस माइनस प्लस होगा, अरे बउआ f ऑफ माइनस टी ने है, वो अंदर ने है माइनस टी, बड़ा गड़बड़ है यार, ई माइनस को करो बाहर, तब बाहर करोगे तो कितना हो जाएगा, निगेटिव, और कितना बचेगा, लिमिट है a से 0 f ऑफ माइनस टी, यहाँ डी टी, बोलो गड़बड़ है, ई वाला लिमिट को बदल रहे हैं, लोअर लिमिट नीचे कर देते, चेंज करो लिमिट, कर दिए, तो ये निगेटिव बन जाएगा पॉजिटिव में, और यहाँ पर है एफ ऑफ माइनस टी डी टी, है कि नहीं है, तो जरा एक बात बता दो, ये 0 से a, अगर ये एफ एक्स, सुनना, अगर ये एफ एक्स जो है यहाँ पर ये एफ एक्स अगर सम फंक्शन है तो क्या लिखोगे, अगर ऑड फंक्शन है तब क्या लिखोगे, एफ माइनस एक्स किसके बराबर होगा, एफ एक्स। तब बोलो इसके बाद जो हम करेंगे, इसके बाद, ठीक है, देखो हम लिखने का ऊपर लिख दिए लेकिन वो चीज़ दिखेगा नहीं वो उसमें, इधर थोड़ा सा मिटाते हैं ऊपर, ठीक है, हम इधर लिख देते हैं, इधर लिखे, तुम लोग को दिखेगा ही ना, तुम लोग आँख वाला हो,
चलो इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद यहाँ लिख देना, यहाँ लिख देना। बोलिए क्या होगा I1 का वैल्यू? I1 का वैल्यू लिमिट कितना है? a से 0, a से 0, यहाँ है f माइनस टी, यहाँ माइनस डी टी। माइनस को कर लो क्या बाहर, माइनस को बाहर करोगे तो देखो लिमिट बदल दो, 0 से क्या कर दो a, तो ये प्लस बन जाएगा। यहाँ कितना होगा? f ऑफ माइनस टी डी टी। बोलो वेरिएबल बदल दें, कोई दिक्कत हो जाएगा? ठीक है, थोड़ा सा और उधर चल जाओ तो दिक्कत होगा, उसको नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये वेरिएबल बदल दें, यहाँ x कर दें तो इसको भी क्या बदलना पड़ेगा? नहीं बताया प्रॉपर्टी नंबर कई माँ पहला। वेरिएबल बदलने पर डिफिनिट इंटीग्रेशन का मान नहीं बदलते। यहाँ माइनस रहे कोई दिक्कत नहीं, x को t को हम कर दिए x, दिक्कत है तो बता देना। कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया? पहला प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब बताओ f ऑफ माइनस एक्स, अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन हो, एफ एक्स अगर क्या हो ऑड फंक्शन हो, तो एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू क्या होगा? माइनस एफ एक्स होगा। और अगर एफ एक्स इवन फंक्शन हो तब क्या होगा? एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू क्या होगा? एफ एक्स के बराबर होगा। तो इसके बाद दो संभावनाएं आने का। पहला संभावना क्या? एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू एफ एक्स हो जाए। एफ एक्स कब होगा ऐसा? अच्छा पहले ऑड वाला बात बोलो, माइनस ऑफ एफ एक्स। देखो I1 का वैल्यू क्या है? माइनस ऑफ, यही है ना, लिमिट बदले थे ना, क्या कर लिया था? 0 नीचे और ये ऊपर, तो ये प्लस बन गया था और अंदर क्या बचा था? f ऑफ माइनस टी डी टी। अगला स्टेप में क्या लिखोगे? इसको वेरिएबल बदलोगे तो 0 से a, f ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, वेरिएबल बदल, प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी। और अब जरा एक बात बताओ, ये f माइनस एक्स जो है, अगर एफ एक्स अगर ऑड फंक्शन हो तो क्या लिखोगे? अब यहां पर देखो दो सिचुएशन बनता है, जब एफ एक्स क्या हो? ऑड हो, ऑड फंक्शन हो, ऑड फंक्शन हो तब एफ एक्स का वैल्यू, एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू क्या होगा? माइनस ऑफ एफ एक्स होगा। तब इसका वैल्यू क्या होगा? तब I1 कितना होगा? बोलो, केस 1 ले लेते हैं, पहला केस, ठीक है, स्थिति 1। तब I1 का वैल्यू क्या होगा बताओ? 0 से a, एफ माइनस एक्स को क्या लिखें? माइनस एफ एक्स डी एक्स होगा। आई बताओ माइनस कहाँ आ जाएगा? बाहर। तब माइनस ऑफ 0 से a एफ एक्स डी एक्स, यही होगा ना? ठीक है, तो अब वापिस से चलते हैं। इसको हम क्या लिखे थे शुरुआत में? इसको क्या लिखे थे बताओ? इसको दो इंटीग्रल में तोड़े थे, इसको दो इंटीग्रल में तोड़े थे कि ना? एक बोले थे कि माइनस ए से कहाँ तक? 0 तक एफ एक्स डी एक्स, और फिर बोले थे 0 से कहाँ तक? a तक एफ एक्स डी एक्स, यही ना? इसको हम क्या माने थे? I1 नहीं माने थे? इसको I1 देखो माने, और I1 का वैल्यू कितना आ गया? माइनस में, इतना नहीं आया। तो इसका वैल्यू यहाँ रखोगे, ये वाला वैल्यू रखोगे तो ये दोनों एक चीज है, यही चीज नहीं यहाँ पर आया। देखो ना, ये I1 कितना आया? यही आया, बस खाली माइनस में आया। देखो ना, तो ये दोनों जुट के कितना हो जाएगा? 0। तो इसका वैल्यू 0 कब होगा? जब एफ एक्स क्या हो? ऑड फंक्शन हो। नहीं बात समझ आए? देखो प्रूफ नहीं पूछेगा तुमसे तो डायरेक्ट सवाल तुमको बनाना है, प्रूफ नहीं पूछने जा रहा है कोई नहीं। लेकिन अगर नहीं प्रूफ समझ में आ रहा है तो फिर दिक्कत है। ठीक है, आगे समझ। उसके बाद दूसरा केस लेके चलेंगे, कब? जब एफ एक्स क्या हो, यहाँ लिख देते हैं, जब एफ एक्स क्या हो? जब एफ एक्स इवन फंक्शन हो। इवन फंक्शन हो इसका मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर हो? एफ एक्स के बराबर हो, इसके बराबर। तब निकालोगे, तब I1 का वैल्यू निकालोगे। देखो इसी को मिटा के हम निकाल, तब I1 का वैल्यू क्या होगा? I1 किसको माने थे? इसी को ना माने थे? तो इसका वैल्यू फिर क्या आ जाएगा? यही था ना, इसका वैल्यू जो था वो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ माइनस एक्स फिर किसके बराबर होगा? एफ एक्स के बराबर हो जाएगा। अरे एफ ऑफ माइनस एक्स को एफ एक्स नहीं लिख सकते हो, तो फिर यहाँ पर रखोगे वैल्यू, तो रखोगे तो कितना आएगा वैल्यू? यही वाला वैल्यू फिर से आ गया कि ना? 0 से a एफ एक्स डी एक्स, देखो ना वही आया ना? तो ये दोनों जुट के 2 बार नहीं हो जाएगा, हो गया प्रूफ। ठीक है, नहीं ऐसा? ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट याद करो, नहीं याद है तो देखो क्या याद करना है, मिटाते हैं पहले, सुनना। जिसको बोरिंग लगा है, ठीक है। अभी एक और प्रॉपर्टी बचा हुआ है, खत्म हो गया। एक और प्रॉपर्टी लास्ट,
ठीक है, लेकिन आज नहीं रखेंगे, आज नहीं बताएंगे, लेकिन पहले 5 तो बता दो। बताओ पहला, फर्स्ट प्रॉपर्टी पहला है एफ एक्स डी एक्स, लिमिट है ए से बी। इसको तुम वेरिएबल को बदल सकते हो, एफ जेड डी जेड कर दो आज ए से बी। पहला प्रॉपर्टी याद हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी क्या था? ए से बी एफ एक्स डी एक्स, अगर लिमिट को बदल दो बी से ए कर दो तो फिर साइन बदल जाता है, यही। तीसरा, इंटीग्रेशन को तोड़ सकते हो 2 से 2 3 4 5 में, कुछ में भी। तो ए से चले चलो सी एफ एक्स डी एक्स, फिर सी से चले चलो डी एफ एक्स डी एक्स, फिर चले डी से बी। चलना कहाँ तक था? ए से शुरू करके बी तक। ए और बी के बीच में 2 संख्या मान है, सी और डी। नहीं समझे बात को? चाहे ए से कहाँ तक चलना था? बी तक, और बीच में सी है, और तो ए से सी तक की है, सी से डी तक और डी से बी तक, वही किए। आगे समझ में? ये तीसरा प्रॉपर्टी। चौथा प्रॉपर्टी क्या था जो बोले थे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज होगा? क्या था बोलो, बोलिए बोलो। चौथा प्रॉपर्टी क्या था? एफ एक्स डी एक्स, यही था ना, और लिमिट था ए से बी तक। तो तुम क्या करना है एक्स के जगह पे? ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, यही ना, ए से बी तक हो गया। फिर ए से बी, इसी का स्पेशल केस, ये स्पेशल केस है। यहाँ 0 था, यहाँ ए था। बोलो एक्स, अच्छा बोलो इसका वैल्यू एफ ए माइनस एक्स, यही था ना, 0 से भी। और ये लास्ट वाला भी बताया, हाँ डी एक्स। अरे गलती से लिख रहे हैं। और बोलो इसके बाद क्या था लास्ट, कि माइनस ए से ए था, याद कर लो, माइनस ए से ए रहेगा एफ एक्स डी एक्स। तो इसका वैल्यू अगर ऑड रहेगा तो 0, इवन रहेगा तो 2 टाइम्स 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। ये नहीं लिखे थे का लास्ट बार? अभी लिखते हैं, अभी मत लिखना। अच्छा लिख दो, यदि एफ एक्स ऑड फंक्शन हो। ऑड फंक्शन का मतलब समझते हो? वो नहीं, हिंदी में ना, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर हो? माइनस एफ एक्स के बराबर हो। ठीक है, और यहाँ ऐसा कब होगा? यदि एफ एक्स इवन फंक्शन हो। अब इवन ऑड क्या होता है हम बता चुके, तब यानी एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर? एफ एक्स के बराबर। ठीक, उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा कि नहीं आया? आ गया तो एक सिंपल सा सवाल हम लेंगे और प्रॉपर्टी से बनाएंगे जल्दी से, और आज का कहानी खत्म करते हैं। ठीक है, कल हम सवाल, इसका वैल्यू फाइंड करना है, इसका इंटीग्रल बता दो। इसका वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है ना। अब देखो ये दोनों एंगल को जोड़ के देखो तो कितना हो रहा है? ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। देखो ना, पाई बटा 6 30 और पाई बटा 30 3 60, और 30 और 60 जोड़े तो 90। सबसे पहले इस सवाल को बनाना रहेगा तो तुम आई मान लेना, इसको 1 मान लेना। ये जरूर काम करना, बिना आई माने हुए नहीं बना पाओगे इस सवाल। बना मान लिया, इसको 1 मान लिया। अब आप प्रॉपर्टी यूज करते हैं, बोलो सिंस, चूंकि बताना एफ ऑफ एक्स डी एक्स। देखो प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, ए से बी, इसका वैल्यू ऐसा फॉर्मूला पढ़े हो, ये प्रॉपर्टी पढ़े हो, ए प्लस बी माइनस एक्स ए से बी। बोलो ये पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? बोलो पढ़े हो तो यहाँ लिख दिएंगे, चूंकि ऐसा होता है जानते हैं, इसीलिए ऊपर आई का वैल्यू लिखना है, यानी कि ये किसके बराबर हो। देखो क्या करोगे, क्या करे बोलो? अरे ए से बी एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू इतना होता है, एक्स के जब क्या लिखे हैं? ए प्लस बी माइनस एक्स। तो जहां जहां एक्स है वहां क्या लिखोगे? ए प्लस बी माइनस एक्स, एक में, इसमें। तो आई का वैल्यू, इसीलिए समीकरण 1 से आई का बराबर, इसीलिए आई बराबर क्या होगा? साइन स्क्वायर। लिमिट तो वही रखोगे, पाई बटा 6 से पाई बटा 3। नहीं समझ में आया? तो यहाँ है साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन एक्स के जब क्या रखेंगे? ए प्लस बी माइनस एक्स। तो ए प्लस बी माइनस एक्स। नहीं समझ में? नीचे कॉस स्क्वायर ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस ई वाला साइन स्क्वायर ए प्लस बी। देखो ये प्रॉपर्टी लगाते कि कब, किस रूप में लगाते हैं? पहले जो सोच लो, किस रूप में लगाते हैं? जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या किए? ए प्लस बी माइनस एक्स किए हैं। एफ एक्स को एफ ए प्लस बी माइनस एक्स में बदल दिया और कुछ नहीं किए। समझ में आ गया?
अब बताओ इसका वैल्यू जोड़ोगे तो कितना, अगले स्टेप में जोड़ोगे तो साइन कितना हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ना है, ये कितना हो जाएगा π/2 - x। ठीक है, नीचे क्या होगा cos स्क्वायर π/2 - x, और आगे साइन स्क्वायर π/2 - x नहीं होगा, यहाँ dx और लिमिट होगा। अब बताइए इसका फॉर्मूला क्या है, साइन 90 - थीटा क्या होता है, साइन 90 - थीटा cos थीटा, तो ये cos स्क्वायर हो जाएगा, क्या स्क्वायर है, तो ये अगले स्टेप में क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x, गलती कर दिए, नीचे ही क्या होगा, नीचे ही होगा साइन स्क्वायर x। दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा है, तुम तो देखिए ना रहा है, प्लस इसका वैल्यू cos स्क्वायर x, अरे साइन वाला cos में बदल जाएगा, cos वाला साइन में हो गया। आई इसको मानो सेकेंड, मोबाइल में नहीं दिख रहा होगा क्या, मान लिए। अब देखो ये आई का वैल्यू इतना है, अब सेकेंड इक्वेशन में भी आई का ही वैल्यू उतना है, बोलो दोनों को जोड़ देते हैं, भिन्न का जोड़ कर दो, ये जोड़ कर दो, तो एक इक्वेशन में दो इक्वेशन को जोड़ोगे तो क्या होगा बताओ, LHS को LHS के साथ जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा I + I 2i, और इसको जोड़ोगे उसके साथ, तो जोड़ोगे तो दो इंटीग्रल रहेगा कि नहीं रहेगा, दो इंटीग्रल, एक इंटीग्रल क्या होगा कितना बोलो, ये है π/6 है π/3, यहाँ साइन स्क्वायर x बटा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x dx, अब प्लस उबला π/6 से π/3 cos स्क्वायर x हो गया। तो ये पहला और दूसरा को जोड़ोगे तो बताओ, यहाँ लिख देते हैं, तो 2i बराबर क्या होगा, जोड़ो, ऐसे ही जोड़ देते हैं ऐसे रैंडमली, मान लो कि उसमें नहीं दिख रहा है, इसीलिए ये दोनों को जोड़ते हैं, इसको और इसको जोड़ते हैं, तो जोड़ोगे तो एक ही इंटीग्रल में कर सकते हो कि ना, देखो दोनों का लिमिट तो सेम ही है ना, अब प्लस करना है तो एक इंटीग्रल कर दो, कर दिए, एक इंटीग्रल कर दिए, अब फिर दोनों में बताओ इसको और इसको जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे, तो एलसीएम कितना लोगे, और ऊपर साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, तो दोनों सेम रहेगा, कट नहीं जाएगा, अरे नीचे जितना आएगा उतना ही ऊपर आ जाएगा, नहीं दिखा तो कितना हो जाएगा 1 dx, समझ गया कि दिक्कत है। अब बताओ इसका इंटीग्रल x लिमिट π/6 से π/3, यहाँ 2i, तो 2i बराबर लिमिट रखो, एक बार अपर वैल्यू, एक बार अपर वैल्यू और एक बार लोअर वैल्यू, घटाओ 60 में 30 घटा π/6, तो हम जो बोले वो आंसर नहीं आया बाबू, π/12 आता है हमेशा आंसर इस टाइप का, π/2 बोल दिए थे ना, π/12 आएगा, तो आई का वैल्यू यही आंसर, गुना में यही आंसर हो गया आई।